फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश इतिहास के धमाकेदार 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट रहेगा ये। और इसका पहला भाग हम पहले कर चुके हैं परसों। अगर आपको उसको देखना हो पहले भाग को तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप उस पहले भाग को भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इतिहास के नाम से ये एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आप मध्य प्रदेश इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बन सकते हैं और जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं आप देख सकते हैं। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। एमपीपीएससी इस बार इतिहास बहुत ज़्यादा डीपली पूछने वाली है क्योंकि एमपी का बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया है। इसके अलावा जो भी एमपी के एग्ज़ाम है लाइक व्यापम के हैं, एमपी ऑनलाइन है, इन सभी एग्ज़ाम में भी एमपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको करते जाइएगा। मैंने हर प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या बताऊँगी ताकि आपको वो प्रश्न और उससे संबंधित सभी टॉपिक याद हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। ये 11वें क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए थे। और वो 10 क्वेश्चन आप लिंक में देख सकते हैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, महादेव जो पिपरिया नर्मदा घाटी के खोजकर्ता कौन है। महादेव पिपरिया है नर्मदा घाटी के किनारे, इसके खोजकर्ता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सुपेकर, प्रोफेसर वाकांकर, वीवी मिश्रा या जीआर शर्मा। तो महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी के जो खोजकर्ता हैं वो हैं सुपेकर। महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी के खोजकर्ता कौन है, सुपेकर हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी के खोजकर्ता सांकलिया सुपेकर, आरवी जोशी, बीवी लाल, मेक ब्राउन, टेरा, पीटरसन और खन्नी आदि हैं। यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कितने औजार प्राप्त हुए हैं, 860 औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी के खोजकर्ता हैं सांकलिया सुपेकर, आरवी जोशी, बीवी लाल, मेक ब्राउन, टेरा पीटरसन और खन्नी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महाजनपद काल था जिसमें 16 महाजनपद थी उसमें मध्य प्रदेश से कितने जनपद शामिल थे। जो महाजनपद काल था जिसमें 16 जनपद थे उसमें मध्य प्रदेश से कितने जनपद शामिल थे। तो ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो उस समय जो महाजनपद मध्य प्रदेश में थी वो थी 2। अब 2 कौन कौन सी थी वो हम देखते हैं। 600 बीसी महाजनपद काल में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद स्थित थे। एक था अवंती महाजनपद था और इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी और दक्षिणी भाग की महिष्मती। तो इस प्रकार से ये 2 राजधानी थी, 2 महाजनपद थे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में। नेक्स्ट है, चेदी जनपद की राजधानी क्या थी। क्या पूछ रहे हैं, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसको महा कर लीजिएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, उज्जैनी, महिष्मती या अश्मक। तो चेदी जनपद की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन थी, शक्तिमती। याद रखिएगा, चेदी शक्तिमती। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चेदी महाजनपद 600 बीसी में महाजनपद मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में स्थित था। मतलब चेदी मतलब खजुराहो जो मध्य प्रदेश का है और ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में विस्तारित था। कहाँ विस्तारित था चेदी महाजनपद, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में विस्तारित था। चेदी मतलब वर्तमान खजुराहो को बोलते हैं, उस समय इसकी राजधानी थी शक्तिमती। नेक्स्ट है, चेदी जनपद को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया था। महापद्मनंद, अशोक, अजातशत्रु या कालाशोक। तो चेदी जनपद को मगध राज्य में मिलाया था महापद्मनंद ने। चेदी महाजनपद को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया था, तो महापद्मनंद ने चेदी महाजनपद को मगध राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था, महापद्मनंद ने मिलाया था। ये नंद वंश के शासक थे। इन्होंने ही चेदी जनपद को, चेदी जनपद मतलब वर्तमान में खजुराहो जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, इन्होंने ही मगध राज्य में मिलाया था चेदी जनपद को।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चेदी महाजनपद को मगध महाजनपद में मगध के नंद वंश के संस्थापक एवं शासक महामंद पद्मनंद ने शामिल किया था। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो मगध था वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। यह महाजनपद बिहार के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती साम्राज्य को, जैसे कि अभी हमने चेदी का पढ़ा कि चेदी को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया, तो हमने पढ़ा था महापद्मनंद। अब हम पढ़ेंगे कि अवंती साम्राज्य को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया था। अवंती साम्राज्य को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया था? कालाशोक, अजातशत्रु, शिशुनाग या बिंबिसार। अवंती का मतलब क्या था? उज्जैन। अब उज्जैन को मगध राज्य में मिलाया था शिशुनाग ने। अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने मिलाया था। इसके बारे में पढ़ लेते। अवंती महाजनपद मगध महाजनपद का शत्रु था, लेकिन कुछ समय बाद शिशुनाग वंश के शासक एवं संस्थापक शिशुनाग ने अवंती साम्राज्य को अंततः मगध में मिला लिया। उस समय यहाँ का शासक नंदीवर्धन था। याद रखिएगा, जब अवंती को मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने मिलाया उस समय वहाँ का शासक नंदीवर्धन था। तो अवंती को किसने मिलाया था? अवंती को मिलाया था शिशुनाग ने मिलाया था। और चेदी को किसने मिलाया था? चेदी को महापद्मनंद ने मिलाया था। और जब शिशुनाग ने अवंती साम्राज्य को मगध में मिलाया था उस समय वहाँ का शासक नंदीवर्धन था। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है? मतलब किससे पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है? रूपानाथ जबलपुर, गुर्जरा दतिया, सारोमाटो सीहोर या पानगुराड़िया सीहोर। तो जो गुर्जर अभिलेख है दतिया में, जो दतिया का गुर्जरा अभिलेख है, उससे मालूम चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम क्या मिलता है? बेशनगर, आदमगढ़, विराटपुरी या महेशमती। तो विदिशा का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में बेशनगर मिलता है। मतलब पहले के जो जैन और ब्राह्मण ग्रंथ थे जिनका विदिशा में भी बहुत समय तक शासन रहा था, वो लोग विदिशा को पहले किस नाम से जानते थे? पहले बेसनगर नाम से जाना जाता था। प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम क्या मिलता है? विदिशा का नाम बेशनगर मिलता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन जैन तथा वहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है। 1913-14 में श्री D.R. भंडारकर ने यहाँ उत्खनन कराया था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि विदिशा में उत्खनन किसने कराया था? तो D.R. भंडारकर ने कराया था। बेशनगर जो है, बेशनगर मतलब विदिशा, शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग बाघभद्र के दरबार में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था और हेलियोडोरस ने बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। यह स्तंभ वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित था। विदिशा और मध्य प्रदेश का ये जो हेलियोडोरस ने बेसनगर में जो गरुड़ स्तंभ बनवाया था, इसको हेलियोडोरस स्तंभ भी बोला जाता है। ये विदिशा जिले की एक बहुत बड़ी खासियत है और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं और ये वैष्णव या भागवत धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जितने भी वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं कर लेंगे। जैसे कि इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चन बनेंगे वस्तुनिष्ठ, इससे बाहर एक भी इतिहास का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको बस इन्हीं क्वेश्चन को रट लेना है। डिटेल जो है हर क्वेश्चन की मैं आपको बता ही दे रही हूँ ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी बने तो आप कर पाएँ। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं है? कालिदास, धन्वंतरी, चंडप्रघोत या अमरसिंह। तो निम्नलिखित में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? चंडप्रघोत। तो क्या है? चंडप्रघोत उनके नवरत्नों में शामिल नहीं है। तो गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब धारण की? 380 से 412 तक इनका शासन रहा था। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। वो कौन से नवरत्न थे? कालिदास, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, बरहामेर, अमर सिंह, बररुचि, घटक, छनपक तथा शुक्र। जबकि चंडप्रघोत जो था अवंती का शासक था, वो इनके दरबार में नहीं रहता था।
ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किसने की? ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किसने की? मान सिंह तोमर, बीर सिंह तोमर, डुगरेन सिंह तोमर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीर सिंह तोमर ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। किसने की? वीर सिंह तोमर ने। तो क्या लिखेंगे? ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव ने की 14वीं सदी के उत्तरार्ध में। इनके अन्य शासक कौन थे तोमर वंश के? विक्रम देव, डुगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, मान सिंह। इन्होंने मैग्नेजी से विवाह किया था एवं गुजरी महल का निर्माण कराया। तोमर वंश का प्रभुत्व 16वीं सदी के पूर्वार्ध तक रहा था। कब तक रहा था तोमर वंश का प्रभुत्व? 16वीं सदी के पूर्वार्ध तक रहा था। याद रखिएगा, ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह तोमर ने की थी। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? बंधु वर्मा, वज्रदामन, घटोत्कच या मिहिरकुल? मिहिरकुल तो शक वंश के थे, वज्रदामन भी नहीं, घटोत्कच भी नहीं, गुप्त वंश के हैं ये घटोत्कच। बंधु वर्मा जो है इनका वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। किसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है? बंधु वर्मा का वर्णन जो है मंदसौर अभिलेख में मिलता है। क्या लिखेंगे हम? मंदसौर अभिलेख का निर्माण यशोवर्मन ने कराया। यह औलिकर या मौरवरी वंश का था। इनकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्ट ने की। इस अभिलेख में यहाँ के शासक बंधु वर्मन का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार बंधु वर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था। इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए जुलाहा श्रेणी को दान देने का भी उल्लेख है। यह औलिकर वंश का था। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। तो इस प्रकार से हमने मंदसौर अभिलेख के बारे में क्या क्या पढ़ा कि इसमें जुलाहा श्रेणी को दान देने, सूर्य निर्मय के निर्माण के लिए जुलाहा को दान देने का भी उल्लेख है। औलिकर वंश का था, प्राचीन नाम दसपुर था, यशोवर्मन ने कराया इनकी रचना और इस अभिलेख को में यहाँ के शासक बंधु वर्मन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से फ्रेंड हमने पूरे क्वेश्चन भी किए और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ भी किए। फ्रेंड्स ये मेरा पूरा पैकेज है जिसमें आप मेंस का, प्रीलिम्स का, सॉल्व पेपर ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है। केवल ये प्रीलिम्स की 16 फाइल है जिसमें आपको इंक्लूड रहेंगे कुछ अलग फाइल जो कहीं नहीं मिलती हैं, जैसे कि MPG के 5000 वन लाइनर ये आप देख सकते हैं। एक ट्रिक की फाइल आपको मिलेगी, एक मैप की फाइल आपको मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा हर नोट्स के साथ आपको वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ बिल्कुल पीछे फ्री रहेंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी सूचना आपको दूंगी, अब आप अनअकैडमी पे नया प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ये नया प्लान लॉन्च हुआ है और इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। हर वीक आपको 500 प्लस फ्री लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा। यह आपको MP और इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें आपको टेस्ट कराए जाएंगे। इसके बाद पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए रहेगा, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP जेल प्रहरी। इसके अलावा 20K प्लस क्वेश्चन कवरिंग कराए जाएंगे जो कि फ्री लाइव क्विज रहेंगे। T20 सीरीज़ कराई जाएगी जिसमें हर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे सोमवार से शनिवार 8 बजे आपको। इसके बाद आपका पेपर एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपके लिए इसमें कराया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड के लिए आप मेरा कोड डाल सकते हैं AKANKSHA.GK, कैपिटल अक्षर में डालना है। तो आप यहाँ पे प्रूफ प्रोडक्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। ये फ़ी का सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। ये फ़ीस की डिटेल दी गई है तो आप यहाँ से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।